चलो भाई सब लोग यहाँ पे ऑनलाइन आ जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो आज जो ये सेट यहाँ पे करेंगे ना यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी हमारे नर्सिंग के पेपर पूछे गए हैं, ताकि आप यहाँ पे ये चेक कर सको कि जो हमारे जिस पेपर की हम लोग तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं उसमें हम कितना स्कोर यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही यहाँ पे कराया जाएगा कि जिन क्वेश्चन के चांस रहेंगे जो हमारा जून महीने में पेपर होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे अब दोस्तों आपके एक एक दिन यहाँ पे कम हो रहे हैं, आपके टेंशन भी वहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे क्योंकि होगा क्या, जैसे एग्जाम पास आता जाएगा आपको ये हमेशा लगेगा कि मेरा ये पार्ट छूट रहा है, मेरा ये पार्ट छूट रहा है। तो ये टेंशन तो कभी आपको वहां लेके चलनी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा वहां पे रखना है कि हम वही चीज पढ़ रहे हैं, जब हम पेपर में बैठेंगे पेपर में क्वेश्चन आपका दिखेगा। अगर अब आपको इधर उधर बिल्कुल वहां पे नहीं बैठना है, एक ही जगह से तैयारी करना आप स्टार्ट वहां पे कर लेना। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो आप सिलेक्शन कैसे यहां पे ले सकते हैं। बस 3 चीजें आपको यहां पे करनी, जो बच्चा ये 3 चीजें यहां पे कर लेगा वो 100% सिलेक्शन वहां पे ले जाएगा। नंबर 1 चीज दोस्तों ये आपको करना है कि जो आपका सिलेबस यहां पे है, तो सबसे पहले तो आपको अपना पूरा सिलेबस यहां पे एक बार जरूर देख लेना। यानी जितने भी हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट न्यू पैटर्न सिलेबस है उसमें आप ये टिक कर लेना कि भाई ये चीज हमारा तैयार हो गया, ये पार्ट हमारा छूट रहा है। तो जो पार्ट छूट रहा है उस पर पहले फोकस वहां पे कर लेना। तो सिलेबस तो आपको पहले एक बार जरूर यहां पे देखना है, चाहे आपको वो चीज तैयार हो रही चाहे ना तैयार हो रही। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ये भी होता है कि जब आप पेपर वहां बैठते हो तो वो चीज अगर आपको उस समय याद नहीं हो रही, लेकिन माइंड आपका जरूर वहां पे क्लिक करता है कि हाँ ये चीज तो हमने वहां पढ़ी थी, तो आपका आंसर भी वहां पे सही हो जाता है और हमें लगता है हम तुक्का मार के वहां पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना सिलेबस यहां पे तैयार कर लेना है। अगर आपके पास नोट्स है तो उसी नोट्स से भरोसा करके अपनी तैयारी वहां पे करना। अगर नोट्स ना हो तो जो मैंने ये कंप्लीट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं यहाँ पे, एक बार इन्हें डाउनलोड करके इनकी फोटो कॉपी निकला लेना। यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा सिलेबस आपको कवर यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे तैयार हो जाता है, कम से कम दोस्तों आपको 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयार वहां पे करने। इसके बाद आपको डेली एक मॉक टेस्ट वहां पे लगाना शुरू यहाँ पे कर देना है। और दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन आने वाला है वहां पे ऑलरेडी मैंने मॉक टेस्ट डाल रखे जो आगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस आप वहां पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो ये क्लास यहाँ पे करेंगे डेली 7 बजे, यहाँ पे हम लोग मेन अपना फोकस यही रहेगा कि अपना जो पूरा सिलेबस एक बार हम लोग रिवीजन यहाँ पे कर ले, ताकि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे और हमें वो चीज़ें पता भी हो जाएंगी जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये मान चला जितने भी आपके डेली 7 बजे यहाँ पे क्लासें होंगी, आपको सारे क्लासें वहाँ पे जरूर अटेंड करना। यहाँ पे ये मान चलना जितने भी सेट आपके कराए जा रहे हैं, हर सेट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर वहां पे टकराएगा, लेकिन जो चीज जैसे बताई जा रही वैसे आपको तैयारी वहां पे करते हुए चलना है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास यहां पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पे कोई बच्चा पहली बार इस क्लास में यहां पे आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक वहां पे जरूर कर दिया करिए। इससे क्या होगा, एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मैं आपको यहां पे कराऊंगा, बस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा। अब दोस्तों यहां पे जो पहला क्वेश्चन आया था लखनऊ जडारो में पूछा गया। दोस्तों ये नहीं कि ये आपका लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था अब हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस बिल्कुल आपका सेम वही वहां पे, बस कुछ नए चैप्टर आपके ऐड वहां पे किए गए, लेकिन ये चीजें सिलेबस में आपके हैं तो आपके पेपर में भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताओ कहां पे हुआ था। ऑप्शन सीधा सामने दिख रहे हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, लाहौर है। तो बताइए क्या आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहां से जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहां से बहुत सारे और क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं सारे क्लियर यहां पे कर दूंगा, पहले इसका आंसर हम लोग यहां पे देख लेते हैं। आप ये काउंट करते चलना दोस्तों क्या स्कोर यहां पे आपका हो रहा है। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये बताना इसका जो पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था। तो दोस्तों सीधे से आपको आंसर इसका पहले यहां पे क्या बता देना, आप आंसर कहोगे सर हम कह देंगे बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों यहां से और कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपसे सीधा सीधा ये पूछेगा, अच्छा ये बताओ जो ये पार्टी कांग्रेस की थी यहाँ पे, इसकी स्थापना कब वहां पे हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए,
इसकी स्थापना कब हुई या इसकी स्थापना किसके द्वारा, यानी किसने इसकी स्थापना यहाँ पे की। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब इस पार्टी वहां बनी थी, इसके पहले अध्यक्ष का नाम बता दो, क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर इसका ये पूछेगा हमसे इसकी स्थापना कब हुई, हम सीधा क्या बताएंगे 1885। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, हम क्या बताएंगे, आप बताओगे ए ओ ह्यूम का नाम यहाँ पे याद करना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। इसके पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए किसका नाम बताओगे, आप कहोगे सर हम बता देंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आपको यहाँ पे बता देना। सारे पॉइंट नोट करना, आप जब पेपर बैठे हो कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे टकराएगा। दोस्तों अपना केवल ये क्वेश्चन ही कराना नहीं, अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन आपको करा देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारे एग्जाम में क्या चीजें हमसे छूट रही और क्या हमारी वहां पे तैयार है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये बताओ भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे, पहले जो संविधान का निर्माण हुआ कितने अनुच्छेद यहाँ पे थे। अब अगर क्वेश्चन अब कैसे पूछे जा रहे हैं, अब आपसे ये हो सकता है पूछ ले कि वर्तमान में बताओ कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं। तो ये सारे चीजें आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये बताओ भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे जब पहले इसका निर्माण वहां पे हुआ। तो बच्चों यहां पे सीधा आंसर क्या बताओगे, यहां पे कई सारे बच्चों का राइट आंसर क्या आ रहा है 395। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, यानी हमने बता दिया क्या 395 बता दिया, और भाग उसमें कितने थे पहले, भाग दोस्तों क्या बताओगे, आप कहोगे 22 भाग यहां पे हो जाते। अब अगर क्या क्वेश्चन पूछे जाए, अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, अब ये बताओ वर्तमान में इसमें अनुच्छेद कितने हैं या फिर इसके वर्तमान में भाग कितने यहाँ पे हैं। वैसे दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम का क्या होता है, ये हमेशा डाटा आपका अपडेट यहाँ पे हुआ करता है, लेकिन हम लोग अगर अभी 2026 की बात यहाँ पे करें तो इस समय दोस्तों आपके अनुच्छेदों की संख्या कितनी यहाँ पे हो जाएगी, आप कहोगे 470 प्लस अनुच्छेद यहाँ पे हो गए, और भाग कितने आपके हो जाएंगे दोस्तों, टोटल कह दोगे 25 भाग यहाँ पे हो जाते हैं। अनुसूचियां कितने इस समय है, हम कहेंगे 12 अनुसूचियां भी हमारी हो जाती है। तो सारी चीजें आपके बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आओगी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। जयपुर जटारा में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं बहुत डीप आपसे पूछा जाएगा, बस आपको वो चीजें पता होनी चाहिए जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है। तो काफी बच्चे राइट आंसर क्या दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सारे बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आपको सर हम कह देंगे बाल गंगाधर तिलक। ये जो फोटो देख रहे हो किसकी हो जाए, बाल गंगाधर तिलक का हो। एक नारा और बहुत ज्यादा फेमस था वहां पे, वो नारा दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे आप देखोगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये एक नारा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये नारा किसका नाम बताओगे दोस्तों, यहां बता दोगे राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका नाम बताओगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसका नाम बताओगे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम यहां पे आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। भारत का सबसे बड़ा द्वीप बताओ कौन सा यहां पे हो जाए, कौन सा द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा यहां पे है। अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ग्रेट निकोबार है। तो बताओ भारत का सबसे बड़ा द्वीप, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बच्चों क्या आंसर बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे सीधा आंसर क्या, अंडमान। ऑप्शन नंबर ए पे आपको यहां पे टिक कर देना अंडमान। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, ये तो हमने देख लिया सबसे बड़ा, अगर यहां पे पूछा जाता हमसे एक ये बताओ जो आपका दक्षिणी द्वीप, ये बताओ आप दक्षिणी द्वीप कौन सा यहां पे हो जाएगा भारत का। तो दक्षिणी द्वीप क्या नाम बताओगे दोस्तों, यहां बताओगे क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम बता दोगे, आप कहोगे सर हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट का नाम यहां पे आप बता दो, जिसको हम लोग ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, आप कहोगे सर हम बताएंगे 572। क्या बता दोगे, इसमें टोटल आपके 572 द्वीप पाए जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है सबसे बड़ा द्वीप आपका यहां पे हो जाता है। और अगर क्वेश्चन यही आप याद कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हो जाता है कभी पेपर क्वेश्चन अगर आपका आया तो। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। भारत का सबसे ऊंचा झरना बताइए, सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा भारत का। जोग फॉल्स है आपका,
लिकाई फॉल्स है, आपका दूध सागर फॉल्स है, या कंचन फॉल्स है। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि जयपुर जडारू में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे ऊंचा झरना का नाम क्या यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये ना सोचिएगा कि अब प्रेजेंट टाइम पे आपके जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों एक बात आपने ये नोटिस वहां पे की होगी कि आपका जो पेपर होगा अभी तक आपको वहां पे आउट नहीं कहता है। दोस्तों जो आपका ये टीसीएस एग्जाम वहां पे करा रही, बस इसको इतना ही अथॉरिटी वहां पे दी गई कि आपको केवल एग्जाम यहां पे कराने, और जो पेपर का सेट करना, पेपर जो प्रोवाइड कराता है सेम अभी भी आर्मी वाले ही वहां प्रोवाइड इसका कराते हैं। तो ये बिल्कुल कभी भी आपको वहां पे नहीं सोचना है कि अब ये एग्जाम में क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। क्वेश्चन दोस्तों वही आपके आएंगे, बस उनको ये दिया गया है कि आपको केवल पेपर वहां पे कराना है। लेकिन जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार वहां पे करते हुए चलना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके दिखेंगे। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा। हम यहां दोस्तों कहेंगे क्या, नोहक किलाई फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ जो जोग फॉल्स है ये किस राज्य में है, तो ये कहां हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों ये आपका कर्नाटक राज्य में आपका स्थित यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, आपका ये हो गया दूसरे नंबर का। अगर हमसे पूछा जाता हम किसका नाम बताते, जोग फॉल्स दोस्तों यहां पे आपका हो जाता है। अच्छा ये बताओ ये दूध सागर फॉल्स कहां पे है। हम कहेंगे दोस्तों ये आपका गोवा में, वहां पे गोवा राज्य में कौन सा आ जाएगा, दूध सागर। ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, सेकंड नंबर में आपका यहां पे आ जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो नोट्स हैं आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले ही रखे। तो यहाँ पे जो आपकी ये बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जीके के, मैथ के, ये प्रॉपर दोस्तों 100 नोट्स यहाँ पे जो आपके मैंने दे रखे हैं। आपको नोट्स बिल्कुल वहाँ पे नहीं बनाने, बस इनकी जागना फोटोकॉपी निकलवा लेना। नोट्स बनाने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम बिल्कुल वहाँ वेस्ट नहीं करना। यही टाइम दोस्तों अपना लगाओ अपना इन नोट्स को तैयार वहाँ पे करने में, क्योंकि मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 10 साल के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे, और सारे आपके लेटेस्ट पैटर्न के साथ सारे नोट्स यहां पे तैयार किए गए, और बिल्कुल वैसे चीजें बताई गई हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी फालतू की चीजें वहां पे नहीं बताई गई हैं कि आपका टाइम वहां वेस्ट हो। तो एक बार इनकी फोटो कॉपी यहां पे निकलवा लीजिए ना, तो इसी एप्लीकेशन में ही आपका ये 50 प्रैक्टिस सेट भी आपके मिल जाएंगे। अभी जितने भी आपके पेपर अभी 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में, 24 हुआ, ये सारे पेपर भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों इसके पहले जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के 10 साल के पेपर वहां पे हुए वो भी सारे क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे। लेकिन पेपर के पहले एक बार जरूर यहां पे तैयार कर लीजिएगा। सीधा आप प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना, एप्लीकेशन आ जाएगा, ये फोल्डर को आपको ओपन कर लेना, सारे नोट सीधे से यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी टाइम आपके पास है, तो ये मौका आपको नहीं गंवाना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा आपकी टेंशनें भी वहां पे बढ़ती हुई जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या चीज पूछी जा रही है, भारत ने पहले क्रिकेट वनडे मैच कब खेला था। पूछा जा रहा पहला क्रिकेट वनडे मैच भारत ने कब खेला था। 1974 है, 1983 है, 1975 है, 1960 है। तो बताइए बच्चों क्या राइट आंसर इसका यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि जयपुर जडारू में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका आंसर बच्चों क्या बताओगे, पहला वनडे कब खेला गया था। हम कहेंगे दोस्तों यहां पे 1974 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे आपको टिक यहां पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला वनडे मैच 1974 में किसके खिलाफ भारत ने खेला था, तो किसका नाम बताओगे आप कहोगे सर हम बताएंगे इंग्लैंड का नाम बता देना, इंग्लैंड के खिलाफ वहां पे खेला गया था। अगर क्वेश्चन दोस्तों कभी यह पूछा जाए कि भारत ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप कब वहां पे जीता था, कि भारत ने पहला अपना जो इनका वर्ल्ड कप था ये कब वहां पे जीता था, तो साल का नाम क्या बताओगे आप कहोगे सर हम कहेंगे 1983 में पहला वर्ल्ड कप यहां पे जीता था। अगर क्वेश्चन जैसे यहां पे वनडे मैच का पूछा गया, अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत ने अपना पहले टेस्ट मैच कब वहां पे खेला था, कि भारत ने पहला टेस्ट मैच ये कब यहां पे खेला था, हम कहेंगे 1932 में पहला टेस्ट मैच यहां पे खेला गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये बताओ पहला ओडीआई विश्व कप कब हुआ था, पहला आपका जो ओडीआई
विश्व कप है क्रिकेट का, ये कब वहां पे हुआ था? अगर इसका साल आपसे पूछ लिया जाता तो दोस्तों आप क्या कहते? आप कहते 1975 में आपका यहां पे हुआ था। और भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में भारत ने अपना वर्ल्ड कप वहां पहला जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन यहां पे हो जाती? पहली महिला का नाम पूछा जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखना, पहली महिला का नाम पूछा गया है। इंदिरा गांधी है, मदर टेरेसा है, या सरोजिनी नायडू है, या प्रतिभा पाटिल है? तो उस महिला का नाम क्या हो जाएगा जिन्हें भारत रत्न अवार्ड यहां पे दिया गया था? और लखनऊ जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसमें पहली महिला का नाम क्या बताओगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे इंदिरा गांधी। किसका नाम कहोगे? इंदिरा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। किसका नाम आ गया? इंदिरा गांधी का नाम यहां पे आ जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ इंदिरा गांधी को ये भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे 1971 में यहां पे दिया गया था। देखो यहां मदर टेरेसा का नाम भी दिया जा रहा है। इनको कब मिला था? इनको दोस्तों मिला था 1980 में यहां पे आपका मिला था। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अच्छा ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना कब से यहां पे हुई है? तो इसकी स्थापना दोस्तों क्या बताओगे? आप कहोगे 1954 में इसकी स्थापना यहां पे हुई है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अच्छा उस व्यक्ति का नाम हमें बता दो जिसकी उम्र सबसे कम हो और उसको भारत रत्न अवार्ड यहां पे दिया गया हो। तो किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे सचिन तेंदुलकर का नाम बता देना। उस समय उनकी आयु कितनी हो जाएगी? लगभग 35 साल यहां पे थी उस समय। तो क्या बताओगे? और कब इनको दिया गया? सचिन को कब दिया गया था? सचिन को कब दिया गया था? हम कहेंगे 2014 में सचिन को भारत रत्न पुरस्कार आपका यहां पे दिया गया था। चलिए अगले सवाल में आते हैं। फरवरी 2026 में बेंगलोर में आयोजित ITF W10 टूर्नामेंट का महिलाओं का सिंगल खिताब किसने जीता? दोस्तों ये मान चलना 10 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके पेपर में वहां पे आएगा। तो करंट अफेयर भी अच्छे से वहां पे तैयार करना। 1-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके वहां पे हो जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या बताओगे? यहां पे सीधा सीधा आप बताओगे किसका नाम? हैने वांडे विकेल का नाम बता दोगे। ऑप्शन बी, यहां पे जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, कई सारे बच्चे ऑप्शन बी पे टिक कर रखे हैं, तो उन सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आ रहा है। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। ये बताओ भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, या सरदार पटेल है? किसका नाम पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो बच्चों क्या आंसर बताओगे? तो यहां पे सीधा सीधा आप क्या कह दोगे? सर हम कह देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहां पे लाइव यहां पे चले, एक बार वीडियो आप जरूर यहां पे लाइक जरूर यहां पे कर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं, तो ये सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर यहां पे देके जाना। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी वहां पे कैसी चल रही है। जैसे कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ संविधान निर्माण जो समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष बताओ। अच्छा ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बता के दिखाना। जैसे कि ये बताओ, अच्छा लिखी लो। अच्छा पहला क्वेश्चन जो सारे बच्चे आंसर इसका यहां बता के जाएं कमेंट बॉक्स में कि संविधान निर्माण के अध्यक्ष, संविधान निर्माण के अध्यक्ष बताइए क्या यहां पे हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ राइट आंसर इसका यहां पे क्या हो जाता है? तो कौन कौन से बच्चे इसका राइट आंसर यहां बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? भीमराव अंबेडकर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर यहाँ पे हो जाते। अगर क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा गया, ये बताओ जो संविधान की पहली बैठक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सीधा देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान की पहली बैठक कब वहां पे हुई थी? तो पहली बैठक कब बता दोगे? आप कहोगे यहाँ पे कि ये दोस्तों हो जाएगी 9 दिसंबर 1946 इसकी पहली बैठक हो जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये यहाँ पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ संविधान आपका लागू कब वहां पे हुआ था? तो लागू कब हुआ था आप डेट क्या कहोगे? आप कहोगे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान आपका लागू यहां पे कर दिया गया था। तो ये साथ दोनों डेटें याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है कि IMF का पूर्ण रूप बताओ, क्या यहाँ पे हो जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IMF, बताइए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, I से हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल हो जाएगा, M से हमारा क्या मॉनेटरी हो जाएगा, और F से क्या आपका फंड हो जाएगा। तो आंसर क्या बता दिया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा ये बताओ IMF की स्थापना कब यहाँ पे हुई थी, इसकी बताओ स्थापना, इसकी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसकी बता दो स्थापना हमारी कब यहाँ पे हुई थी। तो स्थापना में क्या आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका 1945 में इसकी आपकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। तो याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो, मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के टेंशन आपको नहीं लेना, मेन जो आपको फोकस करना है, आपको जीके में अच्छा खासा फोकस कर लेना है। इसके बाद जो आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री हो, इस पे फोकस यहां पे करना है। जैसे आपका जो अदर टॉपिक होते हैं, मैथ हो गया आपकी, इसके अलावा जैसे फिजिक्स हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो मेन आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री जीके इन 3 पे वहां पे फोकस करना है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो गया। तो सारे बच्चे एक बार सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे कितना निकल के आता है। दोस्तों कोई वहाँ पेपर जब आप बैठ, तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टाइम वहाँ पे ले रहा है, तो उस समय आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना वहाँ पे, बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तब वहाँ पे सॉल्व करना है। तो फिलहाल देखो इसका आंसर आप वही बच्चा दे पाएगा जिसको इसका फार्मूला पता होगा। तो फार्मूला दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हम कहेंगे क्या, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 गुड़े, यानी जो आपकी भुजाएं हो जाएंगी, दोनों समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा गुड़े ऊंचाई, ये इसका फार्मूला यहाँ पे हो गया। ए और बी क्या होते हैं, जो समांतर भुजाएं, जैसे क्या एक आपकी 13 भुजा दी जा रही है, एक 25 दी जा रही है। एच क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी। तो सारी वैल्यू यहाँ पे एक बार रख दो, आपका आंसर इसका सीधा निकल के आ जाएगा। सिंपल से हम क्या कर देंगे, 1/2 कर दिया, a प्लस बी कितना हो जाएगा 13 और प्लस 25, 25 26 25 वो 25 हुआ, 26 27 28 28 10 38 हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 38, ये यहाँ पे क्या कर दिया 38 हो जाएगा, योग कर दिया। और ऊंचाई कितनी हमें दी जा रही है, ऊंचाई आपकी 12 दी जा रही है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 12 कर दिया। अब देखो 2 से काटो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से काटा 6 हुआ, यानी 38 गुणे हम यहाँ पे 6 करेंगे, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 200 आपका हो गया 228 यहाँ पे निकल के आ गया। तो आप क्या कह दोगे, इसका एरिया कितना आ गया, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए। एक बार ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन वहां पे टकरा जाते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। कोई ना कोई क्वेश्चन आप खुद कहोगे जब आपका पेपर होगा, आपके पेपर जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताओ, एक थैले में 6 लाल है और 4 काली गेंद है, तो 2 गेंदें बिना, यहाँ पे एक वर्ड क्या लग रहा है, 2 गेंदें बिना प्रस्थापना निकाली जाती है, दोनों लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो प्रतिस्थापनक मतलब होता है वो गेंद निकाल ली गई है और उसके बदले कोई गेंद वहां पे नहीं डाली गई है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये मतलब दोनों लाल होने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है, क्या वहां पे हो जाएगा कि दोनों गेंदें आपकी लाल निकले। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसको। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे ना, तो अगर पेपर क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया, बड़ी आसानी से उसका आंसर यहाँ पे दे लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये यहां पे देखना। देखो हमें पता है कितने गेंदे, पहले निकालो कि 6 गेंदे आपकी लाल है, 4 गेंदे काली हैं, तो कुल गेंदों की संख्या क्या होगी। हमने कहा कुल गेंदों की संख्या हमारे पास 10 गेंदे यहां पे हो गई हैं। और हमें कौन सी गेंदे निकालनी है, हमें निकालनी केवल लाल वाली गेंदे। कौन सी गेंदे, लाल वाली। जो जब पहली गेंद यहां पे निकालोगे उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/10 200 यहां पे हो गई। कितने हो गए, 6/10। अब जब आपने एक गेंद वहां पे निकाल ली और दूसरी गेंद उसमें आपने नहीं डाली है, तो अब गेंदें कितनी बची हैं, तो वो लाल गेंद तो आपने निकाल ली है, तो हम कहेंगे जो लाल गेंदों की संख्या कितनी बची, 5 बची हमारी। और कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, पहले 10 थी, अब आपकी 9 हो गई। अब यहां पूछा जा रहा है दोनों लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इन दोनों को गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, काट दो, 3 से काटा 3 दूना 6 हुआ, 3 से काटा 3 3 9 हो गया, 5 से काट दो 5 दूना 10 हो गया। कितनी बच रहा है यहाँ पे, 2/3। कितना आंसर आ गया, 2/3 ही बचे, कुछ और कट रहा है क्या यहाँ पे,
2/3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन तो हमारा कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन सवाल आपका दोस्तों ऐसे ही होगा। कुल गेंदे कितने हो गए? 6 4 10 गेंदे हो गए टोटल। हमारे पहले 10 गेंदे हो गए। अब 10 गेंदों में जब पहली गेंद लाल निकाली जा रही है तो उसकी प्रायिकता हमने लिख दी 6 यहाँ पे। अब गेंदों की संख्या हमारे पास 9 बची यहाँ पे, और यहाँ पे जो पहले 6 गेंद लाल थी, अब ये बची 5 यहाँ बची। 5 से काटा, ये 5 दूना 10 हुआ। 3 से काटा, 3 दूना 6 हुआ। ये आपका 3 त्रिक का 9 हो गया। तो बराबर के 2 से 2 आपका कट गया। यहाँ पे क्या बच रहा है? 1/3 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या कह देंगे? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। आप सीधा सीधा कह दोगे 1/3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो बताओ क्षेत्रफल कितना यहाँ पे हो जाता है। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे होगा? कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखिएगा। देखो हमें पता है कि हमने ये माना ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ये अगर x है, ये कितने हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सवाल में यही चीज तो हमें दी जा रही है कि एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अच्छा, इसका उल्टा लिख लो, ये उल्टा दिया जा रहा है। यानी इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी। ये अगर आपका 2x है, ये आपका x यहाँ पे हो गया। वैसे कोई फर्क यहाँ पे ना पड़ता। अब यहाँ पूछा जा रहा है यदि परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2l+b। इसकी वैल्यू क्या दे दी गई? 180। तो यहाँ पे क्या आप गुणा भाग करके x का मान बस यहाँ पे निकाल लो। बाद में क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लंबाई चौड़ाई का मान निकालो, दोनों गुणा कर दो, उसका एरिया आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमने क्या l+b वहाँ क्या रख सकते हैं? 2x, ये हो गया 3x, और 3x गुणे 2 किया, कितना हो गया? 6x हो गया। तो यहाँ पे हो गया 6x बराबर आपका 180 हुआ। x बराबर कितना हो जाएगा? 30 यहाँ पे आ गया। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 60 हो गई। ये कितना हो गया? आपका 30 हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों का लंबाई गुणे चौड़ाई। 60 गुणे 30 कितना होगा? 36 18, यानी 2 जीरो और यहाँ पे लगा दोगे, ये हो जाएगा आपका 1800 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? उसका एरिया हमारा आ गया 1800 वर्ग सेंटीमीटर। आपका इसका क्षेत्रफल वहां पे आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या यहाँ पे चीज पूछी जा रही है? एक दुकानदार है एक वस्तु को 1950 में बेचकर 30% का वो लाभ कमाता है। यदि वह 35% का लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य बताओ क्या हो जाएगा। बस इसमें कुछ है भाई, इसमें केवल कैलकुलेशन ही है। वो कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी वहां पे होगी उतने जल्दी आप सभी के आंसर वहां पे दे लोगे। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि जो आपका क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य हमारा 100% यहाँ पे आपका होता है। अब सवाल में अगर दिया जा रहा है कि जब 30% का लाभ होता है 1950 में बेचते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका 130 की वैल्यू क्या आपको दे दी गई है, 1950 यहाँ पे आपको दी गई है। अब पूछा क्या जा रहा है? 35% का प्रॉफिट लेना है। तो हमें बेचना कितने का है? हमें पूछा क्या जा रहा है? 135 का मान तो आपसे पूछा जा रहा है। अब यही विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पे ये बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1950 बटे 130 यहाँ पे हो गया। तो 135 बराबर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1950 बटे 130 गुणे आपका 135 यहाँ पे हो जाएगा। इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 0 0 कट गया, 13 से हमने डिवाइड किया, गुणा करें कितना आ जाएगा? 2025 200 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब आप उसे 135 वो 35% प्रॉफिट में बेचोगे 2025 यहाँ पे आएगा। तो हम क्या कह देंगे? ऑप्शन नंबर ए पे आपको टिक कर देना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा। बात किसकी हो रही? बेलन की। तो भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भाई हम क्या बताएंगे दोस्तों? फार्मूला इसका सिंपल सा हो जाएगा, क्या? 2πr h+r यहाँ पे हो गया। बस सारी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। देखो इसको आप तब आंसर यहाँ पे दे पाओगे जब फार्मूले याद होंगे। तो फार्मूले एक कॉपी में लिख लेना, एक पेज में लिख लेना। डेली रिवीजन जरूर आपको यहाँ पे करते हुए चलना है। फार्मूले अगर याद नहीं होंगे तो आप इनके आंसर भी वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अब बताओ इसका आंसर कैसे बताओगे? यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? त्रिज्या r का मान क्या आपको दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। ये होगी त्रिज्या होगी। और क्या ऊंचाई? h
का मान क्या दिया गया, हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर। h का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमें सारे मान पता हो गए। और पाई का मान आपको पता ही क्या होता है, 22/7 क्या होता है, ये आपका पाई का मान ही वहां पे होता है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 गुणे पाई का मान रख दिया हमने 22/7 यहाँ पे कर दिया, गुड़े आर का मान कितना आपका हो जाएगा, ये हो गया 14 हो गया, गुड़े h प्लस आर कर दो, यानी h प्लस आर 14 में 10 जोड़ दें कितना आ जाएगा, हमने लिख दिया सीधा सीधा यहाँ पे 24 लिख दिया। अब इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, 7 से काटो क्या हुआ, 7 दूना 14 हो गया, देखो 2 गुड़े 2 यानी ये 44 हो गया, 2 गुड़े 22 44, 44 गुड़े 88, यहाँ पे आपका हुआ 88, ये गुड़े आपका 24 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 88 गुड़े 24 जैसे हम करेंगे क्या निकल के आ जाएगा, 2112 दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हम लोग कह देंगे, 2112 आपको वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2112 वर्ग सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। यहां दोस्तों हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का पूछा जाता है, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। देखो मैथ और फिजिक्स आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको आपको गलती से भी गलत वहां पे नहीं कर देना, बस जो चीजें नोट्स में आपके दी जा रही है इसके अलावा दोस्तों कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, बस उनकी फोटो कॉपी यहाँ पे निकलवा लेना। आप खुद कहोगे जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया सर यही तो हमारे पेपर में भी पूछा गया है, लेकिन वो चीजें तैयार जरूर वहां पे कर लीजिएगा। अच्छा ये बताओ द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान बताओ, द्रव्यमान का पूछा जा रहा है और भार में अंतर, कि द्रव्यमान बल है, भार द्रव्यमान, बिल्कुल भाई गलत बात है। द्रव्यमान अदिश राशि है, बिल्कुल अदिश है, और भार सदिश है, बिल्कुल सही है। तो भाई यही तो पूछा जा रहा है, उनमें अंतर क्या, यही तो अंतर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया, यानी दोनों सदिश हो ही नहीं सकते, दोनों अदिश हो ही नहीं सकते, ये तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। तो सीधा पहला ही आंसर आपका यहाँ पे हो गया। और बच्चे को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि ये मतलब नहीं, कई सारे बच्चे कमेंट भी यहाँ पे कर रहे हैं, सारे कमेंट यहाँ पे नहीं लो, तो इसके लिए परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। मैं चाहता हूँ कि जो आपका टाइम है वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम में आप एक बार जो पूरा सिलेबस अपना रिवीजन यहाँ पे कर लेना। अभी जो बायोलॉजी केमिस्ट्री क्लास चलेगी वो भी बिल्कुल आपकी डिटेल्स वहाँ पे चलेगी, ताकि सारे टॉपिक आपके एक बार रिविजन वहाँ पे होते चले। चलिए अगले सवाल में आते हैं, क्या चीज दी जा रही है, किसी पदार्थ का आयतन 2 मीटर है और घनत्व उसका 500 किलोग्राम है, इसका द्रव्यमान बता दो क्या होगा। कुछ है सवाल में, कुछ नहीं आ, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वहां पे इसी ऐसी कट ऑफ आपके नहीं पहुंच जाती इतनी ज्यादा, बस आपको तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चन किस लेवल के यहाँ पे आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है द्रव्यमान बताओ क्या होता है, तो द्रव्यमान भाई हमें पता है क्या होता है, द्रव्यमान आपका होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन का घनत्व जैसे हम लोग गुणा करते हैं हमारा क्या निकल आता है, द्रव्यमान निकल के आ जाता है। तो आयतन कितना है आपका 2 मीटर है, घनत्व कितना है 500 किलोग्राम है, तो हमने क्या किया 2 गुणे आपने 500 यहाँ पे कर दिया, आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1000 यहां पे निकल आया। यही तो आपका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा 1000 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। तो ये जो सेट यहां पे हो रहा है, अगर आप देखो स्टार्टिंग काउंट करते हुए यहां पे आ रहे हो, अगर 35 तक स्कोर चल रहा है तो मान चलना बिल्कुल तैयारी सही आपकी चल रही है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि एक बस अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और यह किस नियम का उदाहरण है, बताओ गति का कौन सा नियम है या न्यूटन का कौन सा नियम, यही तो पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका नियम है, तो क्या बताओगे। तो ये दोस्तों होता आपका जड़त्व का नियम पूछ बता दे, या आपका न्यूटन का पहला नियम, दोनों आपका एक ही बात यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और एक चीज दोस्तों ये भी याद करना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके आरबी नर्सिंग के पेपर में, कि जो आपका न्यूटन का पहला नियम है इसको हम अन्य किस नाम से वहां पे जाना जाता है, तो आप कहोगे जड़त्व के नाम से आपका वहां पे जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 20 किलोग्राम की वस्तु है, 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो त्वरण बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा। त्वरण पूछा जा रहा है, त्वरण की वैल्यू बता दो कितनी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो कैसे दोस्तों इसको आंसर यहाँ पे दोगे, तो हमें पता है F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण ही तो हमसे होता है। तो A का मान पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F/m आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बल कितना है, बल है दोस्तों आपका 100 यहाँ पे दिया जा रहा है, और
m कितना है आपका 20 है, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 0 0 200 आपका कट जाएगा, 5 से काटो कितना हो जाएगा आपके 5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, त्वरण क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर क्या बताओगे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ बता देना। तो क्वेश्चन के लिए परेशान बिल्कुल ना होना, बिल्कुल आपको वो चीजें बस पता होनी चाहिए जहां से पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपना एग्जाम बड़ी आसानी से वहां पे क्लियर कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये बताओ जब हम दीवार को जोर से धक्का वहां पे देते हैं तो दीवार भी हमें धक्का देती है, यह किस नियम का उदाहरण है। तो आपने एक नियम पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया, ये नियम पढ़ा होगा आपने अगर इंटर में आप डिटेल से पढ़ा होगा तो। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज्यादा था। और देखो जो आपका आरवी नर्सिंग का पेपर वहां पे होता है तो न्यूटन ने जो 3 नियम वहां पे दिए ना, एक बार ये याद कर लेना। आप खुद कहोगे जब पेपर में आएगा ना इस बार भी वहां पे देखना न्यूटन के नियम से कोई ना कोई क्वेश्चन टकराएगा या फार्मूला वाला टकराएगा या फिर आपको कोई एग्जाम्पल यहां पूछा जाएगा। और दो एक ये याद कर लेना केमिस्ट्री में कि कौन सी आपकी यानी भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और एक आप स्तनधारियों के जो पूरा वर्ग वहां पे होता है वो अच्छे से वहां पे तैयार कर लेना। ये 3 चीज ऐसे पार्ट वहां पे होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। और वैसे ये सारे में नोट्स में ये सारे पॉइंट अलग से वहां पे बना के दिए हैं कि जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये बताओ कौन सा नियम हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, ये होगा न्यूटन का तृतीय नियम ही तो होता है, ऑप्शन सी, यानी जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहां पे कहते हैं, क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके भी कई सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे ये होता है कि जब मान लो कोई बंदूक वहां पे चलाता है तो वो पीछे जो झटका लगता है तो उसका रीजन क्या होता है, यही तो आपका रूल यहां पे हो जाता है। एक एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि जब मान लो कोई नाव तैरती है और कोई व्यक्ति उससे वहां पे कूदता है तो जो नाव उसके पीछे की ओर वहां पे जाती है तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम काम वहां पे करता है। ये भी इसका याद करना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही वहां पे आपका हो जाता है। तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो अपने क्लासें आएंगे यानी क्वेश्चन आएंगे अपने बायोलॉजी के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और बायोलॉजी क्वेश्चन तो एक सर यहाँ पे कराने वाले हैं तो ये बिल्कुल डिटेल से आपको यहाँ पे कराएंगे। जो चीज बताते जाए सारी चीज फॉलो वहां पे करते रहना। आपका जब पेपर लगेगा तो वो सीधा से वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अभी तो मेहनत वहां पे करते चलना क्योंकि अब आपका एक एक दिन क्या रहेगा, जैसे कम होता जाएगा तो आपको दिक्कतें वहां बढ़ती जाएंगी, आपकी टेंशन वहां बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जितना टाइम बचा है फोकस करने वहां पे लग जाएगा। अब इसके आगे साइंस के क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। आइए सर क्वेश्चन करिए यहाँ पे। तो यहाँ से बेटा हम लोग देखेंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन जो एग्जाम में ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे। क्वेश्चन जो है आपका बायोलॉजी का पहला क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा कि मानव शरीर में कोलेजन मुख्य रूप से किस प्रकार का पदार्थ है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन सा है, कोलेजन। जो कोलेजन होता है ये क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना आवश्यक है। ऑप्शन बेटा आपके दिए गए हैं फैट यानी वसा, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया विटामिन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें कोलेजन की तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाता है क्या, प्रोटीन। अगर हम बात करें है क्या तो आप लिखो, पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें शरीर में, अगर हम आपसे कहें कि जो हमारे शरीर में सबसे अधिक, क्या सबसे अधिक मात्रा वाला प्रोटीन कौन सा है, पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा वाला प्रोटीन बेटा कौन सा है, तो कहोगे कोलेजन, ठीक है ना। अगर तुमसे कहा जाए जो हमारा शरीर है इस शरीर में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कोलेजन प्रोटीन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर और भी कुछ पूछा जाए कि विटामिन, तो विटामिन के बारे में आपको बेटा ध्यान क्या रखना है। अगर हम बात करें विटामिन की तो जो विटामिन है हमारा, एक बात ध्यान रखना कि विटामिन के खोजकर्ता जो थे पोलैंड के वैज्ञानिक थे। पूछा जाएगा कि जो विटामिन है इसकी खोज किसने की थी और कब की थी और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो तुम ध्यान रखना जो विटामिन है इस विटामिन की खोजकर्ता कौन थे बेटा, इसकी खोज करने वाले सन 1912 ईस्वी में सी फंक नामक व्यक्ति थे। कौन, सी फंक। और ये कौन थे, तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे बेटा। कौन थे, तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, पोलैंड के वैज्ञानिक,
ठीक है ना। तो विटामिन की खोज सी फंक ने सन 1912 ईस्वी में की थी, जो कौन थे, तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, कह रहा कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है क्या, तो कोलेजन, और कोलेजन आपका क्या हो जाता है, प्रोटीन। तो बस आपसे यही पूछा गया, इन ह्यूमन बॉडी कोलेजन इज मेनली विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा नाइट्रोजन चक्र में जो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। इन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय, ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन बेटा क्या है, बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, राइजोबियम द्वारा। थर्ड क्या है, स्यूडोमोनास द्वारा। और लास्ट है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम ये करता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया क्या है, ध्यान रखना। अगर बात हम करें बेटा बैक्टीरिया की, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, ठीक है ना, अगर हम बात करें किसकी, बैक्टीरिया की, ये क्या होता है, आप कहोगे सर जीवाणु, ठीक है ना। अगर हम कहें कि ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो तुम कहोगे सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया था इसकी खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। एंटोनी वॉन, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने द्वारा। एक बात ध्यान रखना कि ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, बहुत ही कैसा होता है, सूक्ष्म यानी छोटा होता है। मतलब आपकी अगर हम बॉडी पे देखें, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्या, बैक्टीरिया। और इनकी अगर बात करें तो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, इनको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप आपसे पूछा जाएगा कि जो हम बैक्टीरिया हैं इनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो तुम कहोगे सर सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। किसकी, तो ध्यान रखना ये सब सूक्ष्मदर्शी, और इसीलिए इनको कहा भी जाता है, जो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हुए, सूक्ष्मदर्शिकी के पिता यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता। तो ये भी लिख लेना, फादर ऑफ, इनको क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है इनको, यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता। क्या कहा जाता है इनको, सूक्ष्म जैविकी के पिता, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है इनको, सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है बेटा। क्यों कहा जाता है, तो सभी बातें आप ध्यान रखो, इन्होंने सभी पार्ट्स को देखने की सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हुई, इसलिए सूक्ष्म जैविकी के पिता कहलाए, ठीक है। साथ ही साथ एक और ध्यान रखना, इन्होंने स्पर्म सेल की भी खोज की थी, यानी शुक्राणु कोशिका की भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। क्या, शुक्राणु कोशिका, जो हमारी शुक्राणु कोशिका है, इसकी भी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी ना। मतलब डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल बेटा, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, बात क्लियर है ना। जो हमारी शुक्राणु कोशिका थी इसकी भी खोज हमारी किसके द्वारा की गई थी, तो शुक्राणु कोशिका की भी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के ही द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने किसके बारे में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। ये एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत ही बेहतरीन काम किया, और इनको आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन की बात करें, क्या कहा गया, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा डाउन सिंड्रोम मुख्य रूप से किस कारण से होता है, जो हमारा डाउन सिंड्रोम है बेटा मुख्य रूप से किस कारण से होता है, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, 21वें क्रोमोसोम्स की अतिरिक्त कॉपी हो, या एक्स क्रोमोसोम्स की कमी हो, या जीन म्यूटेशन हो, या वायरल संक्रमण हो। तो अगर हम बात करते हैं अपने डाउन सिंड्रोम की बेटा, किसकी, डाउन सिंड्रोम की, ठीक है ना। तो अगर हम कहें ये जो हमारा बेटा क्या है डाउन सिंड्रोम, ये क्या होता है, तो कहोगे सर 21वें क्रोमोसोम्स की अतिरिक्त कॉपी होती है,
क्या होता है, तो कहोगे सर ये 21वां जो हमारा गुणसूत्र होता है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी होती है, ठीक है ना। क्या होता है, तो अतिरिक्त कॉपी होती। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम इज मेनली कॉज्ड बाय जो हमारा 21 क्रोमोसोम्स होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ठीक है ना। अगर हम कहें जो हमारा बेटा क्या है क्रोमोसोम्स की बात करें यानी गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र की बात की जाए, गुणसूत्र की बात की जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है नंबर में कितनी होती है बेटा, 46 होती है। कितनी, 46। लेकिन अगर इनको जोड़िए में कन्वर्ट करो तो 23 जोड़ी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 23 जोड़ी हो जाती है। ये बात भी क्लियर है आपको। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46, 46 यानी आप कहोगे सर क्या 23 जोड़ी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा कि डाउन सिंड्रोम जो है किसका है, तो कहोगे सर 21वें क्रोमोसोम्स की अतिरिक्त कॉपी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मानव हृदय में जो हमारा डायस्टोल अवस्था है में क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें इन ह्यूमन हार्ट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डायस्टोल फेज, तो ऑप्शन है आपका हृदय का संकुचन, मतलब जो आपका क्या होता है हार्ट कंस्ट्रक्शंस वो होता है। बी ऑप्शन है आपका हृदय का फैलाव और रक्त भरना। थर्ड ऑप्शन है रक्त का बाहर निकलना जिसे इजेक्शन ब्लड कहते हैं, ब्लड ऑफ इजेक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीजन ग्रहण यानी ऑक्सीजन अपटेक, ठीक ना। तो अगर हम देखें हृदय का फैलाव और रक्त भरना क्या है मानव हृदय में डायस्टोल अवस्था में क्या होता है, तो आप कहोगे सर हृदय का फैलाव और रक्त भरना, ठीक है ना। क्या हृदय का फैलाव, हृदय का फैलाव और रक्त भरना बेटा, ठीक है ना। ये तो आपका बेटा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपकी डायस्टोल अवस्था होती है इसमें क्या होता है, तो हृदय का फैलाव और रक्त भरना हो जाता है, ठीक है ना। अगर तुमसे कहा जाए साथ ही साथ कि बताओ क्या, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है जो हार्ट है, हार्ट किससे संबंधित होता है, तो कहोगे सर हार्ट किससे संबंधित होता है, कार्डियोलॉजी। किससे, कार्डियोलॉजी। कार्डियो शब्द आपका जहां आ जाए, क्या जहां पर आपका कार्डियो शब्द आ जाए तो बेटा वो किससे रिलेटेड है, हार्ट जो है आपका कार्डियो से रिलेटेड है, यानी हृदय का जो अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी ही कहा जाता है, ठीक है ना। स्टडी है तो क्या है, कार्डियोलॉजी है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। हृदय का फैलाव और रक्त भरना, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बेटा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी में जो हमारा बायो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या है, जो हमारी पारिस्थितिकी है उसमें जो हमारा बायो मैग्निफिकेशन है वो क्या है। ऑप्शन है आपका ए विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर संचय, या ऊर्जा का बढ़ना, या सी जो है हमारा जीवों की संख्या बढ़ना, या डी जो है CO2 का कम होना। तो अगर हम देखें जो विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर संचय होता है वही तो इकोलॉजी में होता है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा कि विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर संचय होना, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अगर तुमसे कहा जाए खाद्य श्रृंखला, आप सभी लोग जानते हो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में सभी लोगों ने पढ़ रखा है तो ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा। कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन तो ए राइट हो जाएगा विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर संचय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण क्या है। स्कर्वी क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कर्वी क्या है। तो स्कर्वी जो है हमारा बेटा कहाँ, दांत और मसूड़ों में होता है। जो आपके दांत और मसूड़ों में ब्लड आता है, क्या ब्लड आता है, इसी को हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी होता किसकी कमी से, तो ये ध्यान रखना जो स्कर्वी होता है ये हमारी विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी क्या होता है, देखो विटामिन सी बेटा क्या होता है, विटामिन सी जो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, तो कहोगे सर ये हमारा हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। और अगर हम बात करें विटामिन सी की तो ये पाया कहाँ पर जाता है, तो कहोगे सर जो हमारे खट्टे रसदार फल हैं, खट्टे रसदार फलों में, ठीक है ना। जो हमारे खट्टे रसदार फल हैं उसमें आपके सभी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। क्या विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की ही कमी से हमें क्या होता है, विटामिन सी की ही कमी से हमें स्कर्वी बेटा, स्कर्वी। और स्कर्वी ये आपका क्या होता है, तो स्कर्वी हमारे दांत और मसूड़ों से ब्लड आना ये हमारा होता है, ठीक।
तो स्कर्वी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एनीमिया एक शब्द आया, अगर बात एनीमिया की जाए तो एनीमिया क्या है? ये इसको आप हिंदी में बोलते हो रक्त छीड़ता। क्या बेटा? रक्त छीड़ता। ये किससे किससे होता है? तो इसमें 3 विटामिन आपके होते हैं। एक आपका हो जाता है क्या? एक विटामिन B6। अगर विटामिन B6 की बात की जाए तो ये होता है आपका पायरिडॉक्सिन, और एक हो जाता है आपका विटामिन B9 बेटा, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक ना। तो जो विटामिन B6 होता है ये आपका पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B9 आपका फोलिक अम्ल होता है, और विटामिन B12 साइनोकोबालिन होता है। इन तीनों की कमी से होने वाला आपका यही होता है बेटा क्या? एनीमिया, यानी रक्त छीड़ता। तो ये आपका एनीमिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया जो स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है? तो मसूड़ों से रक्त स्राव और घाव बनना। तो यही तो है आपका, मतलब मसूड़े और दांत। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूड चेन में ऊर्जा हस्तांतरण का प्रयोग जो है, ऊर्जा हस्तांतरण का जो प्रयोग है का प्रतिशत कितना होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, जो हमारा ऊर्जा हस्तांतरण है इन फूड चेन द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज अकॉर्डिंग किसके द्वारा दिया गया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम भी पूछ लिया जाए तो लिंडमान थे, ठीक है ना। कितने % दिया गया था देख लो आप। अगर हम बात करें 10%, कितना? 10%। किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी ध्यान रखना, लिंडमान इनका नाम था बेटा, लिंडमान, ठीक ना। वैज्ञानिक का नाम क्या था? लिंडमान। इनके द्वारा दिया गया था कौन सा? फूड चेन सिस्टम। कौन सा? फूड चेन, फूड चेन दिया गया था, ठीक है ना। कितने % था? तो कहोगे सर 10% दिया गया था इन्हीं के द्वारा। तो ऑप्शन आपको दिया गया कितना %? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जो फूड चेन सिस्टम था खाद्य श्रृंखला के लिए, लिंडमान के द्वारा 10% इसके लिए बताया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा 10%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, कह रहा हेमोडायलिसिस कृत्रिम किडनी में मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट निकाले जाते हैं? मतलब क्या कह रहा है? डायलिसिस। डायलिसिस शब्द आपने सुना है बेटा, डायलिसिस शब्द आपने सुना है। जो डायलिसिस होता है किससे संबंधित होता है? तो कहोगे सर ये हमारा किडनी से संबंधित होता है। किडनी यानी क्या है? गुर्दा। क्या है? गुर्दा, ठीक ना। मतलब जब रक्त का शुद्धिकरण सही ढंग से नहीं होता, वैसे तो काम आपका क्या है? जो किडनी या गुर्दा है ये हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, यानी रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। लेकिन अगर सही ढंग से हमारा ब्लड प्योर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको कराया जाता है डायलिसिस, जो किडनी से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो किडनी, गुर्दा और इसी का एक अन्य नाम हो जाता है आपका वक्र, ठीक है ना। अगर हम साथ ही साथ कहें कि इसकी यूनिट बेटा क्या हो जाती है? यूनिट ऑफ किडनी। तो यूनिट क्या होती है? तो कहोगे सर नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन, ठीक है ना। क्या होती है? तो कहोगे सर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए गए डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने का ही तो काम कौन करता है बेटा? किडनी करती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में पैराथार्मोन हार्मोन रूप से क्या नियंत्रित करता है? कौन सा पैराथार्मोन जो है आपका? रक्त में जो आपका कैल्शियम स्तर बढ़ाना, रक्त शर्करा को कम करना, तनाव प्रतिक्रिया या जल संतुलन, ठीक है ना। तो ब्लड की बात की गई ना, तो जो आपका ब्लड है बेटा, जो ब्लड है आप सभी लोग जानते हो, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा और एक कणिकाएं, ठीक है ना। और जो ब्लड है बेटा कैसा होता है? तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी आप कह सकते हो सर तरल फॉर्म में होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। ये जो प्लाज्मा होता है, इस ब्लड में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है 55 से 60% कह सकते हो, और बचा हुआ 40 से 45% आपका क्या हो जाता है? अगर ये प्लाज्मा 60% है तो बचा हुआ 40% कणिकाएं होगा। अगर 55% तुम्हारा प्लाज्मा है तो 45% क्या हो जाएगा? कणिकाएं हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, ठीक है ना। तो अगर हम कहें प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इस प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा बेटा किसकी होती है? तो कहोगे इसमें सर्वाधिक मात्रा जो हमारी हो जाती है पानी की, 90% के आसपास होता है। फिर उसके बाद आपकी मात्रा किसकी हो जाती? प्रोटीन की हो जाती। किसकी? प्रोटीन की हो जाती 7%। बाकी ETC
ग्लूकोज भी होता है, सॉल्ट भी होता है, सारी चीज़ें इसमें उपस्थित रहती हैं। लेकिन मेनली जो पार्ट है आपका प्लाज्मा ही है जो सर्वाधिक मात्रा में आपका उपस्थित रहता है इसमें। जो 55% या 60% ऑप्शन में प्लाज्मा है उसमें आपके 90% से 92% तक आपका बेटा पानी और 7% आपका प्रोटीन हो सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ना। क्या जो हमारा ब्लड है उसमें किसकी मात्रा का बढ़ जाना? कैल्शियम। और कैल्शियम आप सभी लोग जानते हो सी ए, क्या सी ए, कैल्शियम सी ए। और ये जो कैल्शियम होता है ये किस में पाया जाता है? जो हड्डियों के लिए लाभदायक होता है हमारा दूध में, ठीक है ना। दूध में पाया जाता है कैल्शियम, अगर हड्डियों को मजबूत करना तो उसके लिए दूध। और कहा जाएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो साथ ही साथ बता देना कि जो हमारा दूध होता है बेटा उसमें कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में हमारा कैसीन प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एड्स रोग मुख्य रूप से किस वायरस से होता है और यह किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो एड्स की बात की गई ना। एड्स, सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए एड्स क्या है, तो ध्यान रखना एक्वायर्ड, क्या बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये तुम्हारा बेटा एड्स का फुल फॉर्म हो गया। पूछा जाए किस वायरस से होता तो क्या कहोगे? सर HIV वायरस। कौन सा? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस बेटा। ठीक है ना, कौन सा वायरस है? तो अगर ऑप्शन में आपको HIV नहीं मिलता तो उसकी जगह पे शायद दिया जाए तो एक ऑप्शन और ध्यान रखना, रिट्रो वायरस। कौन सा? रिट्रो वायरस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा जो एड्स है उसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस वायरस से होता है? तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर ऑप्शन में ना मिले तो ये इसका रूप है रेट्रो वायरस, इसके माध्यम से ये फैलता है, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये जो वायरस है यानी इसको आप बोलते हो बेटा विषाणु, क्या बोलते हो? विषाणु। और इसकी खोज करने वाले हमारे थे कौन? इवानोवस्की। इसकी खोज करने वाले हमारे कौन थे? इवानोवस्की। और अगर इनका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लो दिमित्री इवानोवस्की। इनका पूरा नाम लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? दिमित्री इवानोवस्की। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखना, यही आपसे पूछा गया है। जो हमारा एड्स है वो किस वायरस के थ्रू फैलता है? तो ऑप्शन में आपको दिया गया HIV वायरस है। और किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करता है, ठीक है ना। किसको प्रभावित करता है? तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के प्रयोगों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस से F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 4 अनुपात दिए गए, किसकी बात की जा रही? मेंडल बेटा। तो इनके लिए आप ध्यान रखना, मेंडल जो अनुपात दिया गया था किस अनुपात पर दिया गया था? तो इन्होंने जो अनुपात दिया गया था 3:1 पर दिया गया था, ठीक। तो ये तो तुम्हें सीधे सीधे ध्यान रख लेना है कि जो मेंडल ने दिया था इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल बेटा। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम हो जाता है। और अगर इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि हमारा जो ये कौन कौन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रेशियो अक्सर पूछा जाता है 2 शब्द में। जो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक यहाँ से ग्लूकोज और शुगर बेटा, ठीक है ना। ग्लूकोज और शुगर मतलब इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? जैसे ये पूछा गया है कि अनुपात क्या है, तो इसी तरह आपसे अनुपात पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होता है तुम्हारा C6H12O6। तो अनुपात कार्बन कितने हैं? 6 बेटा, ये 12 और ये 6। यहाँ से आप देखोगे तो क्या 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात शुगर की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 और O11। यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? 12:22:11, ठीक। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज और शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किस में उपस्थित है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख लोगे, ठीक। क्वेश्चन में जो पूछा गया कि मेंडल के प्रयोगों में, तो ध्यान रखना क्या इनमें जो रेशियो रखा गया था ऑप्शन नंबर बी 3:1 रखा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है, कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है की मुख्य भूमिका क्या है? तो अगर हम बात प्रकाश संश्लेषण की करें बेटा, फोटोसिंथेसिस
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखो कि इस जो प्रोसेस है इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? वाटर यानी जल के साथ। वाटर यानी जल के साथ। और उपस्थिति यानी प्रेजेंस किसकी रहती है? तो कहोगे सर क्लोरोफिल। किसकी? क्लोरोफिल की। और क्या रहता है? सनलाइट की उपस्थिति। तब हमें मिलकर उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो कहोगे सर हमें मिल जाता है ग्लूकोज। क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना किसकी किसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है बेटा, जल वाटर की पड़ती है, और क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चारों चीज़ें आपके पास उपस्थित होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। फिर हमें जो उत्पाद मिलता है वो मिल जाता है क्या? ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन जो कह रहा प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल है, ए की भूमिका क्या है? तो यही है कि जो प्रकाश ऊर्जा है इसका अवशोषण और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ग्वाइटर रोग मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या होता है बेटा? इसके गलगंग भी कहते हैं। क्या? गलडंड, मतलब जो आपका गला स्वेलिंग आ जाती है उसी को बोला जाता है ग्वाइटर। ठीक है ना। ग्वाइटर, ग्वाइटर, या इसी को घेंगा रोग भी कहा जाता है। क्या? इसी को तुम कहोगे घेंगा। घेंगा रोग भी ध्यान रखना, हिंदी में अगर लिख के आएगा तो घेंगा आएगा, अंग्रेजी में तुम्हें ग्वाइटर लिखा हुआ मिलेगा। तो ग्वाइटर या घेंगा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखना आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर साथ ही साथ पूछा है कि प्रोटीन की कमी से कौन होता है, तो प्रोटीन की कमी से दो रोग आपको ध्यान रखने हैं, एक क्वासियोरकर, एक क्वासियोरकर बेटा, और एक मारास्मस। ठीक है ना। ये हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाले हैं, और ग्वाइटर हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला है। ठीक है ना। और एक रोग होता है बेटा ध्यान रखना, इटाई इटाई। कौन सा? इटाई इटाई, इटाई इटाई। ये किसकी कमी से होता है? तो कहोगे कैडमियम। किससे? तो कैडमियम, कैडमियम की कमी से होता है आपका इटाई इटाई। तो क्वेश्चन में आपको बताना क्या है कि ग्वाइटर रोग किसकी कमी से हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट कह रहा लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से किसका पाचन करता है? जो हमारा लाइपेज है वो मुख्य रूप से किसका पाचन करता है? तो ध्यान रखना जो लाइपेज होता है हमारा, लाइपेज पाचन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले पाचन होता क्या तो उसको सुन लेना एक सेकेंड। पाचन होता है डाइजेशन। पूछा जाएगा कि जो हमारा पाचन होता है शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? तो ध्यान रखो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अपने भोजन को मुंह में रखते हो तो पाचन हमारा लार में स्टार्च टैलिन नामक होता है, वहाँ से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। फिर वो भोजन हमारा एक पाइप होता है जिसे आप बोलते हो, उस पाइप का नाम भी आपसे पूछा जाए बेटा तो उसका नाम होता है एसोफिगस। इस एसोफिगस पाइप के माध्यम से भोजन हमारा पेट में आता है, और पेट में जो आ जाता है तो वहाँ पर पेट में पहुंचने के बाद पूछा जाता है कि पेट में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है जो भोजन को पाचन करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप कहते हो HCl। इसी को कहीं कहीं कहा जाता है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या कहा जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। तो ये पेट में भोजन को पाचन करने का काम करता है। और अगर साथ ही साथ पूछा जाए पेट में जो हमारा दूध होता है, जो दूध होता है इसको पाचन कौन करता है? साथ ही साथ इसमें ये ध्यान रखो कि जो HCl है ये पाचन का काम करता है किस एंजाइम के तहत? तो हमारा बेटा होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? जो पेट में हमारे भोजन का पाचन होता है किस एंजाइम के माध्यम से होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के माध्यम से होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तहत। और जो दूध होता है ये किससे होता है? तो दूध का रेनिन एंजाइम के तहत होता है। दूध का पाचन जो होता है रेनिन एंजाइम के तहत होता है। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद यहाँ से भोजन हमारा कहाँ पहुँच जाता है? छोटी आंत, जहाँ पे भोजन अंतिम यानी पूर्ण रूप से पूर्णता आपका भोजन यहाँ पर पच जाता है। तो अंतिम जो प्रोसेस होता है छोटी आंत, और वहीं पर ये लाइपेज रहता है। जो लाइपेज एंजाइम है ये पूर्ण रूप से किसका? वसा का यानी फैट का पाचन करता है। किसका? वसा यानी फैट का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पौधों में C4 पाथवे मुख्य रूप से किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है और इसका लाभ क्या है लाभ क्या है, तो ध्यान रखो किसकी बात कर रहा है, C4 पाथवे, ठीक है ना, C4 पाथवे। तो ये कौन सा है, तो ध्यान रखना उष्णकटिबंधीय पौधे जो हमारे होते हैं, उष्णकटिबंधीय। और इसमें क्या होता है, CO2 की उच्च एकाग्रता, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो हमारे उष्णकटिबंधीय पौधे हैं और जहां पर CO2 की क्या होती है, उच्च एकाग्रता को बनाए रखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बायो के अपने बेटा 15 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार क्या है। जो हमारा रासायनिक समीकरण है संतुलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है, तो ध्यान रखो जो केमिकल इक्वेशन है बेटा अपनी, क्या केमिकल जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, इस केमिकल इक्वेशन को जो क्या है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनका क्या है, तो आप कहोगे सर द्रव्यमान संरक्षण नियम। कौन सा, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक। और अगर बात की जाए ऊर्जा संरक्षण नियम, आयतन संरक्षण नियम और गति संरक्षण नियम, तो ये सारे आप पढ़ोगे। लेकिन यहाँ जो इसका राइट आंसर है बेटा क्या, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये किसके लिए, संतुलित यानी बैलेंस करने के काम आता है। तो केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का आधार कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। नेक्स्ट कह रहा है जो हमारा संक्षारण होता है उसको रोकने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो सीधी भाषा में बेटा आप समझो, जो लोहा होता है, क्या लोहा होता है, अगर इस लोहे को आप खुले में रखोगे, पानी गिरने से इस पे क्या लगती है, जंग लग जाती है। इसको जंग से बचाने के लिए क्या, लोहे को जो है हमारा, इसको जंग से बचाने के लिए इस पर लेप कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, लेप कर दिया जाता है। पूछा था किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो आप कहोगे सर इसको जंग से बचने के लिए इस पर हम किसकी परत चढ़ा देते हैं, तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और इस जिंक की परत चढ़ाने के बाद इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता, तो आप कहोगे इस प्रक्रिया को सर हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो कहोगे सर हम इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो बस आपसे यही पूछा जाएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। और जिंक का लेप चढ़ाने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो कहोगे गैल्वेनाइजेशन। क्या कहोगे, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कह रहा रेडॉक्स अपक्रिया में अपचयन का मतलब क्या है। जो हमारी रेडॉक्स अपक्रिया है, रेडॉक्स जो रिएक्शन है आपकी बेटा, इसमें जो अपचयन है, क्या इसमें जो अपचयन है यानी इसका जो रिडक्शन है ये क्या करता है, तो कहोगे तुम सर जो इसका रिडक्शन है वो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का काम करता है। क्या जो अपचयन है इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे बात करें हम ऑक्सीकरण की बात करें, तो ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीडेशन कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हो, तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ये क्या करता है, तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन खोना, ये इलेक्ट्रॉन को खोता है, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए कि जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं इसमें रिडक्शन यानी अपचयन जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये जो अपचयन होता है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, और ये जो ऑक्सीडेशन है यानी ऑक्सीकरण, ये क्या है, जो आपका ऑक्सीकरण ये क्या करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को खोने का काम करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना राइट हो जाएगा। कह निम्न में से कौन सी अपक्रिया एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया एंडोथर्मिक। तो अगर हम जैसे एक इक्वेशन उठा लें CaCO3, ये क्या है आपका, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट बेटा। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन करोगे तो किस में टूट जाएगा, तो कहोगे सर CaO और CO2 में टूट जाएगा। CaO क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है,
तो ये हमारा बेटा है कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 आप सभी लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपकी क्या, तो ये है आपकी एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक पहचान क्या है कि कैसे पहचानोगे कि ये एंडोथर्मिक है, तो इसकी पहचान ही है कि जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, क्या करती है, तो ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है ना। ये है आपकी बेटा क्या, एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है। और अगर आपसे कहा जाए जंग लगना यानी रस्टिंग, ये क्या हो जाता है, ये उदाहरण है बेटा एक्सोथर्मिक का, क्या, एक्सोथर्मिक का। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का उदाहरण हो जाएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हो तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और यही आपकी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में पहचान क्या होती है, तो ये ऊष्मा को अवशोषित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, एक रिएक्शन आपको दी गई है 2KClO3, और इसको रिएक्ट किया आपने, इसको रिएक्ट किया तो क्या बना आपका बेटा, तो आपका बन गया 2KCl प्लस 3O2। अब ये क्या है, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड और O2 क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये है आपका बेटा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, और साथ में क्या, ऑक्सीजन, ठीक ना। तो यही पूछ रहा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी बेटा कौन सी, थर्मल अपघटन, कौन सी, थर्मल अपघटन अभिक्रिया है, जो आपका 2KCl और इसमें कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना, कौन सी, थर्मल अपघटन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। बाकी बताया था आपको संयोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये सारी अभिक्रियाएं आपने पढ़ रखी हैं, एक बार आप देख लोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कह रहा कि CO का आणविक भार कितना है, CO क्या होता है, तो सबसे पहले देखो CO ये होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, क्या, ये हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका हमें चाहिए कि अणु भार बेटा, अणु भार, अणु भार क्या होता है, तो कहोगे सर ये होता है एटॉमिक वेट, ठीक ना। CO, C क्या है, कार्बन, और कार्बन का वेट कितना होता है, तो कहोगे 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 16 और 12 को आप ऐड कर दोगे तो 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 28, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 28। नेक्स्ट कह रहा अमोनियम सल्फेट उर्वरक मुख्य रूप से किस तत्व का स्रोत है, जो अमोनियम सल्फेट है हमारा बेटा, कौन सा, ठीक है ना। जो अमोनियम सल्फेट है आप सभी लोग जानते हो क्या, अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट की, तो फॉर्मूला बेटा क्या हो जाता है, NH4 का ट्वाइस SO4, ये आपका क्या होता है, NH4 का ट्वाइस SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट। और कह रहा है इसमें मुख्य रूप से किस तत्व का स्रोत है, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन दिख रहा है तुम्हें, तो देखो नाइट्रोजन दिख रहा है और सल्फर दिख रहा है, तो इसमें मुख्य रूप से आपके बेटा क्या है, तो मुख्य रूप से इसमें है आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इसमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन की खोजकर्ता पूछ रहे हैं तो इसके खोजकर्ता आपके हो जाते हैं कौन, रदरफोर्ड, और बात की जाए अगर ऑक्सीजन की तो जी प्रिस्टले हो जाते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता की बात की जाए तो हाइड्रोजन के बेटा कौन हो जाते हैं, हेनरी कैवेंडिश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो अमोनियम सल्फेट जो है आपका, इसका फॉर्मूला हो जाता है NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा डायमंड में कार्बन परमाणु किस प्रकार की संरचना से जुड़े होते हैं, जो डायमंड यानी हीरा, सबसे पहले तो कार्बन की अगर हम अप्रूप की बात करें, जो हमारा कार्बन है, कार्बन का अप्रूप बेटा, कार्बन के अप्रूप कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट,
ठीक ना। ये सब क्या है, ये सारे कार्बन के अपरूप हैं। और कार्बन आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, तो C612 एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा इसका, और एटॉमिक वेट कितना हो जाता है, 12 हो जाता है ना, ठीक है ना, C612 हो जाता है। तो ध्यान रखो, कार्बन के अपरूप पूछे जाएं तो ये सारे कार्बन के अपरूप हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया ये जो डायमंड यानी हीरा है में कार्बन परमाणु किस प्रकार की संरचना से जुड़े होते हैं, तो ये कितने प्रकार की होती है, तो 3 आयामों की ये एक संरचना होती है, यानी 3 डायमेंशनल होता है, उसकी एक ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, बेकिंग सोडा, ठीक बेटा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसी को आप बोलते हो खाने वाला सोडा ना, क्या बोलते हो, खाने वाला सोडा, यानी NaHCO3, फॉर्मूला क्या हो जाता है, NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाता है, तो कहोगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी गैस निकलती, तो ध्यान रखना जब इसको हीट करोगे तो इसमें से निकलने वाली गैस तुम्हारी क्या होती है, CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाती है, तो निकलने वाली हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई, ठीक है ना। कह रहा दही में पाया जाने वाला जो आपका अम्ल है वो किस प्रकार का है, दही यानी कर्ड, दही यानी बेटा कर्ड। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें आप ध्यान रखो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, और किस में आता, तो कार्बनिक उसमें आता है, ठीक है ना। कौन सा लैक्टिक अम्ल है जो आपका कार्बनिक उसमें आता है। साथ ही साथ अगर देखो तो नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, इसमें आपका क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है, तो कहोगे सर सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक। और इमली आपका जैसे टार्ट्रिक अम्ल। ये सारे एसिड आपको याद करने हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे चाय या कॉफ़ी, चाय है या कॉफ़ी है, तो इसमें बेटा कौन सा, तो टैनिक अम्ल। कौन सा, टैनिक अम्ल, चाय या कॉफ़ी में। और सेब जैसे हो गया तो इसमें कौन सा, तो मैलिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये सारी जितने इफेक्ट्स बनते हैं ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो दही है, दही में कौन सा है, तो कहोगे सर ये कार्बनिक अम्ल है, और कार्बनिक में भी कौन सा है, तो कहोगे लैक्टिक अम्ल हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की संयोजकता CO2 में कितनी होती है, CO2 में ऑक्सीजन की संयोजकता, और ऑक्सीजन का कल बताया था मैंने कि जो ऑक्सीजन है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, तो कहोगे सर -2 होती है। कितनी होती है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो -2 होती है CO2 की, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा निम्न में से कौन सा यौगिक है और निश्चित अनुपात में बनता है। जो यौगिक है वो किस में बनता है, निश्चित अनुपात में बनता है। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, NaCl, सेकेंड हवा यानी एयर, थर्ड सॉइल मिट्टी, एंड लास्ट गोल्ड सोना। तो पहला ऑप्शन हम देखें अगर NaCl बेटा ये क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। और ये है क्या, तो कोई पूछ दे तो कहोगे सर ये एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है, यानी एक यौगिक है, यौगिक है जिसमें अगर हम बात करें Na सोडियम और Cl यानी क्लोरीन, ये किस अनुपात में रहता है, तो हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है, यानी 1:1 के अनुपात में ही रहता है। कौन, सोडियम क्लोराइड, या इसी को आप साधारण नमक भी कहते हो, या इसी को आप साधारण नमक भी कहते हो। और यह एक यौगिक यानी हमारे कंपाउंड का रूप है। यही आपसे पूछा गया कि निम्न में से वह कौन सा यौगिक है जो निश्चित अनुपात में बनता है, तो NaCl, Na और Cl जो हमेशा 1:1 में उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना, NaCl। गोल्ड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। और अगर जैसे पूछ लिया है विस्मांगी का, तो विस्मांगी का जैसे दूध है, दूध किसका उदाहरण है, तो कहोगे सर ये कोलाइडर होता है, और ये कोलाइडर किसका है, तो विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। किसका है, हेट्रोजीनियस
मिक्सचर बोलते हैं बेटा। ये दूध किसका है? कोलाइडर है। ये किसका हो जाता तो कहोगे सर ये हमारा हो जाता है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। लेकिन इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखो, नमक का घोल, कल बताया था आपको कि नमक का घोल किसका है, तो कहोगे सर समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक ना। किसका है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसी तरह से समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन? नमक का घोल। केवल एक नहीं है, और वो कौन सा है? ये सभी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं आपके तीनों। लेकिन अगर हम बात करें मिट्टी के पानी की, किसकी बात करें? मिट्टी के पानी की, तो ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी के सभी आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये कई बार पूछा गया दूध। दूध एक क्या है? तो कहोगे सर कोलाइडर है, और कोलाइडर के साथ साथ क्या ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी विषमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रासायनिक अपक्रिया में गंध परिवर्तन मुख्यतः किस कारण होती है? जो रासायनिक अपक्रिया है इसमें जो गंध परिवर्तन होता है मुख्यतः किस कारण होती है? तो जो नई गैस है बेटा, ऑप्शन दिया है नई गैस का निर्माण, तो यही एक ऑप्शन है इसका, नई गैस का निर्माण। अगर आपके पास नई गैस का निर्माण होता है, ठीक है ना, जो नई गैस का निर्माण है वही आपका क्या है? गंध परिवर्तन मुख्यतः उसका कारण होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें बेटा एलपीजी का नाम सुना होगा, जो गैस में सिलेंडर होता है घर में, उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी। एलपीजी किन गैसों का मिश्रण होता है? तो कहोगे सर एलपीजी हमारी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। लेकिन अगर हम बात सीएनजी की करें, सीएनजी, एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये किसका होता है? तो कहोगे सर ये मेथेन का मिक्सचर होता है। इसमें मेथेन यानी CH4 पाई जाती है, इसमें मेथेन यानी CH4 पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कि गंध परिवर्तन मुख्यतः किस कारण होती है? तो नई गैस का जब आप फॉर्मेशन करते हो तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है लेकिन रासायनिक परिवर्तन का भ्रम पैदा कर सकता है? क्या है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर बात की जाए कि एक भ्रम पैदा कर सकता है रासायनिक परिवर्तन का, तो केवल और केवल आप सभी लोग देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन आपको बताए थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यही तो था। कैसे पहचानोगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है? तो जो भौतिक परिवर्तन बेटा हमारा होता है उसमें पदार्थ का रूप बदलता नहीं है। क्या? पदार्थ का रूप बदलता नहीं है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है। जैसे हमने कहा था दूध से दही बनना, क्या कहा? दूध से दही बनना। पहले तुम्हारे पास बेटा क्या था? दही, दूध था, उसके बाद अब क्या बन गया? दही। क्या दही से अब दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। और अगर नहीं बनाया जा सकता तो मतलब यहाँ पे पदार्थ का रूप ही बदल गया। और जब पदार्थ का रूप बदल जाए तो हमारा क्या है? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ये हमारा बेटा क्या है? तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर रूप ना बदले पदार्थ का, सेम पदार्थ रहे, तो क्या है? तो क्या है? जैसे वो हमारा हो जाएगा फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। तो ध्यान रखना, यही आपसे करा कि भौतिक परिवर्तन है लेकिन भ्रम किसका पैदा कर रहा है? भ्रम किसका पैदा कर रहा है? तो भ्रम पैदा कर रहा है रासायनिक परिवर्तन का। तो मोमबत्ती का मोम में पिघलना, ये है क्या? ये आपका है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें रूप बदल रहा है और नया परिवर्तन भी हो रहा है। तो भ्रम पैदा करने का काम केवल ऑप्शन नंबर ए कि मोमबत्ती का मोम में पिघलना है। ये क्या? तो भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बेटा आज के अपने क्वेश्चन थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको अपना इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहाँ पे आपको सारे जितने भी अभी तक के बायोलॉजी, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के जो एनए में आपसे पूछे जाते हैं, सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इन नोट्स को आप पढ़ के एक बेहतरीन तैयारी से जुड़ सकते हो। तो आप सभी लोग अपने प्ले स्टोर से जाकर एनए वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से ये सारे नोट्स आप पा सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। इसी टाइम कल मिलेंगे, कल की क्लास में। थैंक यू।